मॉर्निंग बच्चों। लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया था, जिनमें सैचुरेटेड कार्बन होता है जिसके सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। हमने एल्केन्स पढ़े थे, एल्केन्स के नाम सिखाए थे, फंक्शन ग्रुप, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, सब मैंने आपको बताया था। और हेडिंग डलाई थी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आइए मिलते हैं दूसरे हाइड्रोकार्बन से जिन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन में मैंने आपको यह बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा, दीज आर आइदर हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, या ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया जाता है। हाइड्रोकार्बन से जिस एटम को हम हटाते थे वो होता था रेफरेंस हाइड्रोजन एटम। उसे हटा के हम कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते थे और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया करते थे। उसी हाइड्रोकार्बन पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। पहली चीज, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो बोला जाता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं in which pi bonds between carbon and carbon are present। और कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है कार्बन एंड कार्बन के बीच, दूसरे एलिमेंट से मतलब नहीं है बेटा, कार्बन एंड कार्बन के बीच, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सेड टू बी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और यदि वो कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड नहीं है तो उन्हें हम सैचुरेटेड कहते हैं। बड़ा कंफ्यूजन होता है, देखिए मैं आपको सिखाता हूं। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा कि CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, बताइए ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? तो आप कहेंगे क्या इसमें कार्बन और कार्बन के बीच ये बॉन्ड सिंगल, इधर भी सिंगल, इधर डबल, पर डबल है किसके बीच में बेटा? कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में। तो इससे हम कोई सैचुरेशन या अनसैचुरेशन कंपाउंड का नहीं बताते। हम बोलेंगे कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। लेकिन यहीं पे यदि मैं ऐसे लिख देता कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, पूछता कि बताइए क्या ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? तो ऐसे ही देखिए, क्या ये डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच है? जी हाँ। यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो हम कहेंगे ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो याद रखिएगा बेटा, जो डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए? कार्बन एंड कार्बन के बीच में, तभी आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड होता है, अदरवाइज कंपाउंड इज सेड टू बी सैचुरेटेड। सवाल है ये पाई बॉन्ड आता कैसे है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक लाइन लिखना चाहता हूं, फिर उसी लाइन को समझाऊंगा मैं आपको। जरा देखिए वो लाइन कहती क्या है, वो लाइन कहती क्या है, सुनिएगा। वो लाइन कहती है कि जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दीज आर हाइड्रोजन डेफिशिएंट ऑलवेज। ये कैसे होते हैं? हाइड्रोजन डेफिशिएंट, यानी इनमें हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी यानी कमी पाई जाती है, ऑलवेज। सो इसलिए आप इन पे आराम से ऐड कर सकते हैं। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज पॉसिबल, यानी इस पर आसानी से आप हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। देखिए एक बात याद रखिए, हाइड्रोजन तो कहीं भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा जहां हाइड्रोजन ऐड करेंगे वो अनसैचुरेटेड। यदि अनसैचुरेटेड है तो उस पर हाइड्रोजन का एडिशन हमेशा होगा, आसानी से पॉसिबल होगा, मतलब ये। तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपके साथ एक कंपाउंड लिखता हूं, आराम से देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन। बताइए क्या ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन? यदि मैं इसमें हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कर दूं, कमी कर दूं, तो एक हाइड्रोजन इधर से हटा देता हूं, एक इधर से हटा देता हूं, मतलब माइनस कर देता हूं, कितना H2। तो बताइए इधर क्या बचा? CH2।
और इधर भी क्या बचा, CH। अब देखिएगा, मैंने इधर से एक हाइड्रोजन हटाया तो इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर से फ्री हुआ, इधर से H हटाया तो एक बॉन्ड इधर से फ्री हुआ, वो दोनों बॉन्ड आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड होगा तो इसमें एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई, और जहां पाई बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड हो गया। तो इसका मतलब ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड। तो जैसे ही अनसैचुरेटेड बना, क्या इसमें हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हुई, कमी हुई? बिल्कुल। इसी तरह से मान लीजिए वो कहता है कि मैं एक नहीं, दो नहीं, 4 हाइड्रोजन माइनस कर दो, 2H2, दो इधर से दो इधर से, तो बताइए क्या बचेगा, CH, और कैसा बॉन्ड लग जाएगा, ट्रिपल CH। क्योंकि जब हाइड्रोजन कम होते हैं तो कार्बन अपने 4 बॉन्ड्स किसके साथ बना लेता है, खुद ही के साथ। देखिए खुद के साथ 3 बना लिए, और जब 3 बॉन्ड होंगे तो एक होगा सिग्मा, 2 होंगे पाई, यानी ये दोनों ही कहलाएंगे कैसे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बात समझ में आती है बेटा? तो जितने भी अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें हाइड्रोजन की हमेशा क्या पाई जाती है, डेफिशिएंसी पाई जाती है, कमी पाई जाती है, तो उन्हें बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आइए इस डेफिशिएंसी के साथ भी थोड़ा सा खेलना चाहता हूं। देख लीजिए एक बार, ये सैचुरेटेड था, इससे हाइड्रोजन मैंने कम किया, यानी हाइड्रोजन डेफिशिएंट बनाया, तो ये बन गए, ये कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। आपने बोला है पाई बॉन्ड होना चाहिए, मौजूद है कार्बन्स के बीच, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। आप एथिलीन में हाइड्रोजन जोड़ के एथेन बना सकते हैं, एसिटिलीन में हाइड्रोजन जोड़ के भी एथेन बना सकते हैं। तो ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आइए इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग एक चीज निकालते हैं जिसे बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यह एक नाम और दिया जाता है इसी को बोला जाता है हाइड्रोजन। क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, यानी कितने हाइड्रोजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कम है या ज्यादा। तो कैसे निकाला जाता है ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? तो इसे निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला है DOU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये बराबर होता है 2 into नंबर ऑफ कार्बन्स माइनस जितने भी मोनोवेलेंट एटम्स हैं प्लस जितने भी ट्राईवेलेंट एटम्स हैं, इस पूरे को डिवाइड करिए 2 से और 1 जोड़ दीजिए। याद करिए वही फार्मूला है जो पाई बॉन्ड्स के लिए था, बस फर्क ये है कि वहां एक रिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, यहाँ कोई रिंग विंग प्रेजेंट नहीं दिखा रहा हूं मैं, या कुछ भी एन नहीं जोड़ रहा हूं ना घटा रहा हूं। ये अब ये जो DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स है, ये केवल आपको इस बात की जानकारी देता है कि आपके कंपाउंड में अनसैचुरेशन कितना है, यानी उस कंपाउंड में पाई बॉन्ड्स कैसे हैं, या कंपाउंड के अंदर कहीं कोई रिंग वगैरह तो नहीं, क्योंकि रिंग भी बनाते समय हम उसमें अनसैचुरेशन कभी कभी ले आते हैं, लेकिन हम उसे अनसैचुरेटेड कहते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा ध्यान से, मैं एक बॉन्ड लाइन नोटेशन दिखा रहा हूं आपको, इसे देखिए। ये क्या लिखा है, CH3 CH2 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 एंड CH3, नाम है हेक्सेन। अब देखिए मैं कर क्या रहा हूं इसमें मैंने क्या किया, एक H तो यहां से हटा दिया, यदि मैंने एक H हटा दिया 3 से तो कितने बचे, 2, और एक H मैंने यहां से हटा दिया तो यहां भी कितने बचे, 2, और इन्हें आपस में जोड़ दिया। क्या इसमें हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी आई है? हाँ आई है, बिल्कुल हाइड्रोजन डेफिशिएंट है। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स कुछ ना कुछ आएगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ आएगा। पूछ रहा है ये कंपाउंड बताइए सैचुरेटेड है क्या अनसैचुरेटेड, तो आप कहेंगे कंपाउंड सैचुरेटेड है, क्योंकि ये कार्बन और कार्बन के बीच कहीं पर भी आपको पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा, और जब तक बेटा पाई बॉन्ड नहीं दिखता है तब तक आप कंपाउंड को नॉर्मल कंडीशन में अनसैचुरेटेड नहीं कहते। कभी कभी अब नॉर्मली कह सकते हैं, कब कहेंगे वो भी सिखाऊंगा, पर इसे आप कैसा कहेंगे, सैचुरेटेड। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो ये जो DOU या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स है, ये हमें केवल इतना बताएगा कि हमारे कंपाउंड में हाइड्रोजन की कमी है तो कितनी कमी है और वो किस फॉर्म में मौजूद है, यानी ये आपको बताएगा किसके बारे में, ये आपको बताएगा किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ रिंग्स मौजूद हों
या ये आपको बताएगा किसी कंपाउंड में कि उसमें क्या पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं? जी हाँ, ये इनके बारे में बताता है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने पर सपोज करिए DOU यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बनाता है, या DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बराबर 2 आता है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते क्या है, सुनिएगा, यदि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, इट मीन्स कि आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है या तो एक पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड नहीं है तो एक और तरीका हो सकता है कि आपके कंपाउंड में क्या हो, एक रिंग प्रेजेंट। दोनों में कुछ भी हो सकता है। यदि आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आया है तो इसका मतलब होता है कि आपके कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, यानी कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, या हो सकता है कि आपके कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग हो जाए, या ये भी हो सकता है और कि आपके कंपाउंड में पाई बॉन्ड एक भी ना हो बल्कि 2 क्या हो जाए, रिंग्स हो जाए। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये नहीं बताता कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, ये केवल ये बताता है कि आपके कंपाउंड में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी कम या कितनी ज्यादा है। ऐसे कर कहते सर कोई एग्जाम्पल से समझाइए, तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे उसने बोला है एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज करिए मैंने एग्जाम्पल लिया है ये C6H6, क्या है ये, बेंजीन। कह बेंजीन में बताइए कितना होगा DOU, तो निकालिए भाई DOU कितना होगा, जरा बताइए कैसे निकालेंगे। DOU बराबर है 2 इंटू कार्बन कितने हैं, 6, माइनस मोनोवेलेंट कौन है बेटा, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, n का यहाँ कोई काम नहीं, सॉल्व करिए, क्या ये 4 आया। इसका मतलब बेंजीन का हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स कितना है, 4। यदि 4 है तो क्या मैं बोलूं 4 में 3 तो हो गए आपके पाई बॉन्ड और 1 हो गई क्या, रिंग। यानी यदि मैं बेंजीन बनाऊं तो देखिए एक तो मैंने ये बना दी, क्या बेटा एक रिंग बन गई, अब 3 पाई बॉन्ड बना दिए, 1 2 3, लीजिए। क्या देखिए ये अनसैचुरेटेड है, यस, क्यों अनसैचुरेटेड है, कार्बन और कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है। अनसैचुरेशन ध्यान से देखोगे कि अनसैचुरेटेड बॉन्ड 3 ही है पर डिग्री 4 है, क्योंकि एक रिंग भी मौजूद है। क्या क्लियर है बेटा मेरी बात? तो ऐसे निकालते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसी भी कंपाउंड। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो पाई बॉन्डेड है, 2 तरीके के आपने बोले, एक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, एक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो इसे हम बोला करते थे एल्कीन्स, यानी जो एल्कीन्स है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे हम बोलते हैं एल्काइंस, यानी एल्काइंस भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा एक और भी होता है, यदि मैं कहूं कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यानी 2 डबल बॉन्ड हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्या, डाइईन। क्या डाइईन भी अनसैचुरेटेड है? बिल्कुल अनसैचुरेटेड है, इसमें भी पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। लीजिए, यानी ऐसे सिस्टम्स को बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मैंने आपको बताया था कि यदि कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे बॉन्ड्स को क्या नाम देते थे अपन, ओलेफिनिक बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को हम ओलेफिनिक बॉन्ड्स भी कहा करते थे। तो ये एक एक करके पढ़ते हैं, हमें एल्कीन्स के बारे में भी जानना है, एल्काइंस के बारे में भी जानना है, तो 1 बाई 1 एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले एल्कीन्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर बाकी के बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपने एल्केन्स के बारे में सीखा था, बिल्कुल वैसे ही आइए मिलते हैं इनसे जिन्हें हम बोल रहे हैं एल्कीन्स। एज यूजुअल जो जो चीजें हमें चाहिए जरा उनसे एक बार मिल लिया जाए। सबसे पहले नंबर पर जो चीज हमें चाहिए वो कौन है, फंक्शनल ग्रुप। तो एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप होता है अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, यानी किसी एल्कीन को बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड हैं, 2। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जनरल फॉर्मूले। यदि हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n+2 ये जनरल फॉर्मूला था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, पर ये अनसैचुरेटेड है तो इसमें हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो मैंने इसमें से कुछ हाइड्रोजन कम कर दिए। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। तो इसका जनरल फार्मूला आपको मिला है CnH2n। यदि इसी जनरल फार्मूले से
हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहें जैसे हमने एल्केन्स में भी निकाला था, तो कार्बन का होता है 12, तो 12n, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इंटू 2n यानी हो गया 14। तो किसी भी एल्कीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 14n। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम बात करते हैं फर्स्ट मेंबर FN। यदि एल्कीन का पहला मेंबर देखना है तो n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो n की मिनिमम वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 2, यानी n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। तो n की वैल्यू यदि 2 रख दूं तो आपको फॉर्मूला मिलेगा C2H4, इट इज फर्स्ट मेंबर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस फर्स्ट मेंबर का नाम होता है एथिलीन। क्या बोलते हैं इसे? इथाइलीन या एथिलीन, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं। तो ये एथिलीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन्स, ये एल्कीन का सबसे पहला मेंबर होता है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड्स। किसी एल्कीन में किस किस टाइप के बॉन्ड्स पाए जाते हैं? पहली चीज, एल्कीन में पहला बॉन्ड तो होगा कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, पर इसके अलावा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट हो सकता है, और इसके अलावा CH बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कोई भी बॉन्ड हो सकता है, ये तो कंपलसरी बॉन्ड है बेटा, जरूर होगा। ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी कार्बन कार्बन के बीच हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या मिला? देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? डबल, और यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? सिंगल। तो दोनों बॉन्ड संभव हैं, और CH बॉन्ड तो होते ही हैं, क्योंकि मैंने कहा था हाइड्रोजन कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ रेफरेंस एटम, केवल एक रेफरेंस एटम होता है। इसका मतलब यदि मैं टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बाद ये देखना चाहूं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, तो नंबर ऑफ बॉन्ड इसके पास 2 तरह के, एक तो सिग्मा जो बराबर होंगे एटम्स -1, और एक पाई बॉन्ड्स जो ऑलरेडी आपको निकालने आते हैं। हाइड्रोकार्बन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला डिवाइडेड बाई 2 + 1। लीजिए, केवल इतने होंगे पाई बॉन्ड यदि वो हाइड्रोकार्बन है। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो पाई बॉन्ड ऐसे निकालेंगे, और रिंग प्रेजेंट होगी तो आपको पता है -n करना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा आपसे, एक कंपाउंड है, कह रहा है C6H8, कह रहे बताइए हाउ मेनी सिग्मा हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर। तो बताइए 8 + 6 14, एक कम कीजिए 13 से। पाई बॉन्ड पूछ रहा है कितने, निकालिए भाई। पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं? 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन्स माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स डिवाइडेड बाई 2 + 1। सॉल्व करिए, 12 में 8 गया 4, 4 बाई 2 2 + 1 3, यानी बराबर कितने पाई बॉन्ड्स? 3 पाई बॉन्ड्स मौजूद होंगे। रिंग कितनी है? 0, कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है। रिंग होती तो मैं उस रिंग को यहां माइनस कर देता। क्या समझ में आया है बेटा कैसे निकलते हैं सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स? तो ये हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स एल्कीन्स। आइए इसके अलावा थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। एक नजर डाल लीजिए ताकि मैं इसे आगे बढ़ा सकूं। हटाऊं? चलिए, अब हम बात करते हैं इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। किसी एल्कीन हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? यदि आपको हाइब्रिडाइजेशन याद हो तो फॉर्मूला था sp3 - पाई बॉन्ड्स, और डबली बॉन्डेड कार्बन में इस पाई बॉन्ड्स की वैल्यू कितनी है? 1। इसका मतलब किसी डबली बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप होता है इसका ट्राइगोनल, और बॉन्ड एंगल्स होते हैं किसी ट्राइगन में 120 डिग्री के 3। कैसे? देखिए ऐसे, सपोज करिए ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन और कार्बन के बीच डबल, बाकी कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए मैंने ऐसे दिखा दिया। सपोज मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, कुछ नहीं मिला। क्लियर है? अब आपको किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना था, सपोज इसका, तो बताइए क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आपको नजर आ रहा है? बोलो भाई, ठीक है ना? sp3 - पाई बॉन्ड, क्योंकि डबल में हमेशा एक सिग्मा और एक पाई होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से बॉन्ड एंगल 120 होता है। इस कार्बन को देखिए, नजर आ रहा है?
इस कार्बन के बॉन्ड्स देखिएगा जो बने हुए, पहला बॉन्ड ये बना है कार्बन हाइड्रोजन, दूसरा इधर बना है और दो बॉन्ड यानी तीसरा इधर बना है। इन्हें मैं यदि आपस में मिलाऊं ऐसे, देखते रहिएगा, ऐसे और ऐसे, नजर आ रहा है? तो एक ट्रायंगल या ट्राइगन नजर आया। और बॉन्ड एंगल देखिएगा, ये वाला 120, ये वाला 120, ये वाला 120। हालांकि एग्जैक्ट 120 होते नहीं, 120 से थोड़ा ज्यादा और ये थोड़ा कम होता है, पर फिलहाल हम 120 मानते हैं। इसी तरह से आप पड़ोस वाले कार्बन को देख लीजिए, मैं कलर बदल देता हूं ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़े। पड़ोस वाले को देख लीजिए, कैसे देखेंगे? लुक हियर, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीन इधर बने, इन्हें भी आपस में मिलाइए, देखिए तो क्या इस कार्बन के साथ भी एक ट्रायंगल बन गया? तो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, दो ट्राइगोनल आ रहे थे। कैसे दो ट्राइगन क्यों है? दो ट्राइगन इसलिए है क्योंकि दो sp2 है ना, ये वाला कार्बन भी तो sp2 है। तो जितने sp2 कार्बन होंगे बेटा उतने ही आपके पास क्या होंगे? ट्राइगन्स होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ऐसी होती है ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के साथ। आइए थोड़ा सा आगे और बढ़ते, अब हम बात करेंगे इन एल्कीन्स के नेम्स के, इन एल्कीन के नाम कैसे लिखे जाते हैं। और मैं जो नाम बताने जा रहा हूं उन्हें बोलते हैं कॉमन नेम्स। कौन से नाम? कॉमन नेम्स। देखिए, एल्कीन के कॉमन नेम पढ़ने के लिए आपको एक छोटी सी चीज की जरूरत है, वो ये कि ये है एल्कीन, खूब सारे कार्बन, डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं लगा। पहला कार्बन हमेशा अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा है, तीन ही है, तो ये गामा है, ये बीटा है, ये अल्फा है। तो सर ऐसा क्यों? तो इधर से करोगे ये अल्फा, इधर से करोगे ये अल्फा। अब इसमें मुझे डबल बॉन्ड लगाना है। यदि वो डबल बॉन्ड अल्फा पे पहले आ गया तो हम बोल देंगे अल्फा एल्कीन है, बीटा पर पहले आया तो बीटा है, गामा पर आया तो गामा है, ऐसे करके। तो इसको नाम जो लिखेंगे आप बेटा वो ऐसे लिखेंगे, एल्काइलीन, दिस इज द नेम। और यहां पे हमेशा एक वर्ड यूज करेंगे जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, यहां पर लिखेंगे आप जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड पहले आएगा। देखिए कैसे, सपोज करिए उसने आपको ये दिया है स्ट्रेट चेन, अब बताइए ऐसी तो करते ना, ये अल्फा ये बीटा, तो पहले डबल बॉन्ड किस पे आया है? अल्फा पे। अल्फा पहले आ गई डबल बॉन्ड में, दिया अल्फा पे आया है तो कंपाउंड का नाम होगा अल्फा। कितने कार्बन है? 4, ब्यूटाइलीन। क्या समझ में आया है इसको अल्फा क्यों बोला बेटा? अब देखिए मैं यहां लगा देता हूं बीच में, तो ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा पे डबल बॉन्ड नहीं आया। देखिए ये कौन सा बीटा, ये कौन सा बीटा, तो पहले किस पे आया? बीटा पर, तो इसका नाम क्या बोलेंगे? इट इज बीटा ब्यूटाइलीन। क्लियर है बेटा? इसी तरह से यदि पूछे इसका नाम बताइए तो बहुत आसान है। क्या सेकंड कार्बन पर CH3 की साइड चेन है? जहां साइड चेन सेकंड पर होती थी उसे आइसो बोलते थे। कार्बन टोटल 4 हैं तो नाम हो गया आइसो ब्यूटाइलीन। क्या नाम हो गया बेटा? आइसो ब्यूटाइलीन। ये कहलाते हैं कॉमन नेम्स ऑफ एल्कीन्स। ऐसे लिखे जाते हैं एल्कीन्स के कॉमन नेम्स। नजर डाल लीजिए, कोई डाउट लग रहा हो किसी भी बात पर पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। चलिए, ये थी एल्कीन्स। अब एल्कीन्स के बाद बढ़ते हैं और बात करते हैं एल्काइंस। जैसे हमने एल्कीन्स पढ़ी बिल्कुल ऐसे ही, अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? एल्काइंस। आइए इनसे भी मिल लिया जाए। एल्काइंस क्या होते हैं? एज यूजुअल सबसे पहले बात करेंगे किसकी? फंक्शनल ग्रुप। बताइए, किसी एल्काइन का फंक्शनल ग्रुप होता है एक ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो मैंने बताया था इसमें एक सिग्मा होता है और दो होते हैं पाई। अब ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए भी मिनिमम कार्बन आपको कितने चाहिए? 2। तो 2 कार्बन से कम की नहीं बनेगी। बात कर लेते हैं जनरल फार्मूले की। यदि जनरल फार्मूले की बात करें तो जनरल फार्मूला है CnH2n-2। और ज्यादा अनसैचुरेशन हो गए तो और हाइड्रोजन कम हो गए। और यहां पर भी मैंने बोला जो n की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए। आगे बढ़ते, इन फार्मूलों से हम क्या बता देते थे? मॉलिक्यूलर वेट। यदि मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो आप अब निकालना सीख गए होंगे। देखिए
कितना हो जाएगा 12n और 2 14n-2। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2n-2 ये हो गया, 12n ये हो गया, तो 12n + 2n-2 यानी 14n-2 ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया। यदि हम फर्स्ट मेंबर की बात करें तो फर्स्ट मेंबर इज C2H2, या ऐसे भी लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस फर्स्ट मेंबर को एथाइन या कॉमनली एसिटाइलिन कहा जाता है। एसिटाइलिन क्यों कहते हैं ये भी सीखेंगे आगे हम। ये था फर्स्ट मेंबर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन की। यदि हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो फॉर्मूला याद करिए, sp3 - पाई बॉन्ड्स। यहाँ पाई बॉन्ड्स बराबर कितने हैं भाई जरा बताइए। यहाँ पे पाई बॉन्ड बराबर है 2, तो 2 घटा दीजिए तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो शेप होती है वो होती है बेटा लीनियर शेप, और लीनियर शेप के लिए जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बराबर बनता है 180 डिग्री। कैसे, आइए इसे भी बना के देखते हैं। एक नजर डाल लीजिए, फिर मैं इसे हटाऊंगा। आइए देखते हैं। जैसे सपोज करिए आप पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये रहे, यहां 180 के एंगल्स दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए कैसे दिखे। यदि मैं पूछूं इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए तो आप कहेंगे सर sp, इसका भी बताइए। तो यहाँ sp के कितने हैं 2, यदि 2 हैं तो बॉन्ड एंगल भी भाई 2 ही तो मिलेंगे। पहला यहां से यहां तक 180 डिग्री, दूसरा यहां से यहां तक 180 डिग्री, इस कार्बन का भी 180, इसका भी 180। सोचो 180 का मतलब ये पूरी एक लाइन ही तो हुई यहां तक। अब यहां से यहां तक ये 180, तो ये भी तो पूरी एक लाइन हुई। इसका मतलब ये चारों एटम्स, यदि मैं ऐसे बना दूं लाइन, कौन कौन से, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये 2 कार्बन्स, ये चारों एटम्स क्या एक लाइन में नहीं आएंगे जब 180 का होगा। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कितने एटम्स लाइन में होते हैं, 4 एटम्स आर इन लाइन, और से कि 4 एटम्स लीनियरली अरेंज होते हैं किसी भी एल्काइन या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। अच्छे से देख लीजिए भाई, इसका sp है तो ये भी 180 है, sp है तो ये भी 180, तो 180 यानी यहां से यहां तक एक लाइन और यहीं से यहां तक दूसरी लाइन, और ये दोनों लाइन क्योंकि 180 पे थी तो पूरी सीधी हो जाएंगे, यानी 3 बॉन्ड्स, एक यहां से यहां, 2 यहां से यहां, 3 यहां से यहां, ये सब बॉन्ड्स एक लाइन में आएंगे। और ये सारे बॉन्ड्स एक लाइन में आएंगे तो जो एटम यहां होगा, जो एटम यहां होगा, जो एटम यहां होगा और जो एटम यहां होगा, ये सारे के सारे एटम्स अरेंज होंगे लीनियरली। तो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है एल्काइंस। क्लियर। आइए फर्स्ट मेंबर से भी मिल लिया, हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिया, थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं नेमिंग की यहां पर भी। और कौन सा नाम सीख रहे हैं बेटा हम, कॉमन नेम्स। कहते हैं इसके जो कॉमन नेम्स होते हैं दे आर डिराइव फ्रॉम फर्स्ट मेंबर। क्या नाम था फर्स्ट मेंबर का, एसिटिलीन। क्या नाम था, एसिटाइलिन, ठीक से लिख दूं शायद, एसिटाइलिन। लीजिए ये इससे डिराइव होते कैसे, देखिएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C। पूछा इस कंपाउंड का नाम बताइए, आसान सा नाम है इसका, क्या नाम है बेटा, एसिटाइलिन। हाइड्रोजन इज जस्ट अ रेफरेंस एटम, मैंने इस हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया और इसे हटा के मैंने यहाँ कुछ भी लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया, CH3। क्या नाम होता है बेटा CH3 का, मिथाइल। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इट इज मिथाइल एसिटिलीन। क्या समझ में आया है। जैसे वो आपसे क्वेश्चन कहे बताइए फॉर्मूला क्या होगा, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन, इसका फॉर्मूला पूछ रहे,
तो कार्बन्स पूछे इसमें कितने होंगे, तो आप कैसे बोलोगे एसिटिलीन में 2 कार्बन, मिथाइल में 1, इथाइल में 2, तो टोटल कार्बन होंगे 2 और 2 4, 1 5। और ड्राइव करेंगे, बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही था। मैंने इधर से H हटा के मिथाइल यानी CH3 लगा दिया, इधर से H हटा के इथाइल यानी C2H5 लगा दिया, तो क्या बन गया, इट इज इथाइल मिथाइल एसिटिल। क्लियर है। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा, फिर से देखिए डाई विनाइल एसिटिलीन। पता है इनका यूज क्या है जो मैं सिखा रहा हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप इतना बच्चों वाला पढ़ा रहे हैं, इसका क्या काम है। कुछ बच्चों वाला नहीं होता बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहेगा नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन डाई विनाइल एसिटिलीन बताइए। आप बताएंगे तो तब जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा, बनाना आता होगा, आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो बताएंगे कैसे। तो चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले तो कैसे बनाएंगे, व्हाट इज एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब H को हटा के विनाइल लगाना है। क्या आपको याद है व्हाट इज विनाइल, विनाइल ग्रुप क्या था, याद है। तो विनाइल ग्रुप होता था मेरे ख्याल से ये CH2 डबली बॉन्डेड कार्बन का CH, दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल। तो इस ग्रुप को उठाइए, इस पे जोड़िए। चलिए भाई जोड़ देता हूं। कौन सा ग्रुप जोड़ना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक इधर और इसी को इधर भी जोड़ दीजिए, CH डबल बॉन्ड CH2, दोनों साइड में जोड़ दिए भैया आपने, बोलिए दोनों साइड में जोड़ दिए। अब मैं उस वाले विनाइल को हटा दूं, ये बन गई डाई विनाइल एसिटिलीन। पूछा कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड यहां होगा, 1 पाई बॉन्ड यहां होगा, 2 पाई बॉन्ड यहां होंगे, 1 पाई बॉन्ड यहां होगा, 4 पाई बॉन्ड्स हैं। और सिग्मा पूछे तो काउंट कर लीजिए, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12, एक कम करिए 11 सिग्मा हो। तो आपको कंपाउंड ऐसे बनाना आना चाहिए। तो ऐसे बनता है डाई विनाइल एसिटिलीन, यानी पहला कंपाउंड एसिटिलीन था, बाकी सारे कंपाउंड्स आपने डिराइव कर डाले किससे, एसिटिलीन से, उनके नाम के साथ। क्लियर। ये थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। चलिए हमेशा याद रखिएगा, यदि हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड है, कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड होते हैं, वरना ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड नहीं होते। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आइए मैं एक क्लास ऑफ कंपाउंड से और मिलना चाहता हूं, बड़े काम का होता है, शायद नाम सुना होगा आपने। ये मैं इसे पहले इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ था, याद हो, इंटेंशनल। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया गया था एक, जिसका नाम था एसिटिक एसिड। कुछ आपको याद है बेटा, मैं इनसे मिलना चाहता हूं। आइए जरा मिलते हैं कुछ बातों के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम कितना जानते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो सबको पता है COOH। यदि इसकी बॉन्डिंग देखूं तो इसे और ऐसे लिखा जाता है, C, याद करिए आपने C डबल बॉन्ड O पे OH जोड़ा था। इसे बोलते हैं कार्बोनिल, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, दोनों को मिला दो कार्बोक्सिल, ये ग्रुप का नाम होता है। यदि मैं इसके भी जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो ध्यान से देखिए, 1 पाई बॉन्ड है, भले वो कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, 1 पाई बॉन्ड है, इसलिए इसका जनरल फॉर्मूला होगा यही एल्कीन वाला 1 पाई बॉन्ड वाला, और 2 ऑक्सीजन और डाल दीजिए तो लीजिए 2 ऑक्सीजन डाल, ये जनरल फॉर्मूला होता है। आइए इस जनरल फॉर्मूले से और फॉर्मूले बनाना चाहता हूं, पर उससे पहले छोटी सी चीज दिखाता हूं, जिसे हम कहते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्केन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड। गलती से एल्केन बोल गया, तो हम कैसे लिखते हैं देखिएगा। ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब जो बॉन्ड फ्री है, आप भी फ्री हैं, आप चाहें तो यहाँ हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ एल्काइल भी लगा सकते हैं, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बना बेटा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं इसी में हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे, फिर मैं आपको नेमिंग पर लाऊंगा। फॉर्मूला अब भी वही है, sp3 - पाई बॉन्ड्स। देखिए यदि मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाऊं, जैसे ये R लिखा है, C डबल बॉन्ड O, OH लिखा है,
तो इस कार्बन को देखिए, क्या ये सिग्मा है जी, ये सिग्मा है जी, एक सिग्मा और एक पाई, तो इसमें एक पाई बॉन्ड है। यदि एक पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3-1 यानी sp2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और यदि sp2 है तो देखिएगा इसका भी जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा ही होगा, OH डबल बॉन्ड O। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको एक खास बात नजर आएगी इस स्ट्रक्चर में, मैं आपको दिखाता हूं। खास बात यह है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है तो इसके बॉन्ड देखिए एक बार फिर से, ये और इन्हें मिलाइए ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी कैसा शेप आ रहा है, ट्राइगोनल, क्योंकि जहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है वहां शेप हमेशा कैसा हो जाता है, ट्राइगोनल। बॉन्ड एंगल कितने आएंगे, 120 डिग्री। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब मैं मिलना चाहूंगा इन एसिड से थोड़ा सा, आइए कैसे मिलते हैं। सबसे पहले नंबर मैं इनका एक क्लासिफिकेशन देखता हूं और मैं बात करता हूं इनकी, जिन्हें बोलते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कुछ लोग इन्हें फैटी एसिड्स भी कहते हैं क्योंकि ये एनिमल फैट्स में पाए जाते हैं या उनके हाइड्रोलिसिस के बाद मिलते हैं, इसलिए इन्हें फैटी एसिड्स भी कहा जाता है। तो आइए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब जिसमें कितने COH ग्रुप हो, 1 COOH ग्रुप ऑन। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले कुछ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से। सैचुरेटेड का मतलब है जहां कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल या सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। आइए पढ़ते हैं और एक छोटी सी चीज सिखाता हूं यहां पर, कॉमन नेम्स। देखिए कैसे लिखे जाते हैं। यदि आपके पास एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है या 7 कार्बन है, तो इनके नाम लिखे कैसे जाते हैं जरा सीखिए। 5 तक देख लेते हैं। यदि एक कार्बन है तो पुराने जमाने में इसे मेथनेफॉर्म पढ़ा जाता था, 2 को एसीट पढ़ा जाता था, 3 को प्रोपियोन पढ़ा जाता था, 4 को ब्यूटायर पढ़ा जाता था और 5 को वेलेयर पढ़ा जाता था एसिड्स के। और ये नाम आते कहां से थे जरा मैं आपको ये भी सिखा देता हूं कैसे हैं। पहले एग्जाम्पल देख लीजिए जरा इनके, जैसे सबसे पहले एक कार्बन का ये एसिड क्या नाम होगा, फॉर्मिक एसिड। एक्चुअली फॉर्मिक एसिड इसलिए कहते हैं, जो फॉर्म या फॉर्मिका है ये फैट होता है जो इंजेक्ट किया जाता है आंट्स या रेड आंट्स के द्वारा। जो लाल चींटियां होती हैं, आंटी नहीं चींटियां, जो लाल चींटी होती है या जो हनी बी है, मधुमक्खी होती है, जब वो काटती है तो इसे आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है फॉर्मिक एसिड, जिसके कारण स्वेलिंग होती है, ईचिंग होती है, जलन होती है, इसी के कारण होती है। इसी तरह से दूसरा होता है CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। इट कम्स फ्रॉम एसीटम। एसिट या एसीटम का मतलब होता है विनेगर, सिरका। ये विनेगर में पाया जाता है। विनेगर इज 10% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो इसे नाम दे दिया गया एसिटिक एसिड। 3 का ले लो बेटा, CH3CH2COH, इसे बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोन कहते हैं फर्स्ट फैट को, तो फर्स्ट फैट के कारण इसको नाम दे दिया गया प्रोपियोनिक एसिड, क्योंकि फर्स्ट फैट में पाया जाता है। इसी तरह से ब्यूटायरिक एसिड, कितने कार्बन, 4, इसे कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। इसे ब्यूटायरिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रीन्स बटर में पाया जाता है। बटर जो येलोइश होने लगता है, खराब होने लगता है, ऑयली, उसमें पाया जाता है ये एसिड, तो इसको नाम दिया ब्यूटायरिक एसिड फ्रॉम बटर। इसी तरह से बेटा 5 कार्बन का बना दीजिए CH3, CH2 को 3 बार लिख दीजिए, 4 हो गए और एक CO। इसे वेलेरिक एसिड बोल दिया जाता है। कहाँ मिलता है, रूट ऑफ वेलियम प्लांट में। जो वेलियम प्लांट का रूट है उसे तोड़िए, उसके अंदर व्हाइट कलर का एक लिक्विड निकलता है और वो जो लिक्विड होता है वो होता है वेलेरिक एसिड। तो वेलियम प्लांट से आया इसलिए इसको नाम वेलेर दे दिया गया। तो शुरू में नाम दिए जाते थे फॉर्म, एसिड। अब देखिए 2 कार्बन की एसिटिलीन यहीं से आई है। कहते सर उसको एसिटिलीन क्यों कहा गया? एक्चुअली याद करिए पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है बना कैसे था?
हमने 2 कार्बन की रिएक्शन पहले हाइड्रोजन से कराई और ये कंपाउंड बनाया C2H2। फिर C2H2 का हाइड्रोलिसिस कराया गया तो एक कंपाउंड बना CH3CHO जो अपने आप ऑक्सीडाइज हो गया CH3COOH। तो ये एसिटिक एसिड था, इसका जस्ट पेरेंट ये जो कंपाउंड था, इसको क्या नाम दें? तो इसको नाम दे दिया गया एसिटिलीन। यहां से एसिटिलीन जनरेट हुआ, तो इसीलिए हम इसे एसिटिलीन कहते हैं। और इसी से बना है एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, सब इसी से बनते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए अब हम इनको हटा देते हैं। ये थे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स मोनो। थोड़े से और देखना चाहता हूं, अब सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं यदि आपके पास 3 कार्बन्स हैं विद ए डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड के साथ, एज कुछ ऐसे कि पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, कहीं पे एक डबल बॉन्ड लग गया, ये लग गया डबल। तो इस सिस्टम को एक नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एक्राइल। क्या कहलाता है? ये एक्राइल कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। चेक करिए क्या 3 कार्बन हैं? यस, एक डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। तो इसका नाम हो गया एक्राइलिक एसिड। इसी तरह से देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, क्या इसमें भी 3 कार्बन हैं? यस, तो इसको भी क्या लिखा? एक्राइल। ठीक, इसको बोलते हैं एक्राइलो नाइट्राइल। नाइट्राइल किसके कारण? CN के कारण। नाइट्रोजन इस कॉल्ड नाइट्राइल है, तो इसे एक्राइलो नाइट्राइल कह देते हैं। इसी तरह से यदि आपके पास 4 कार्बन विद ए डबल बॉन्ड इन मिडिल पोजीशन, यानी कहां पर मौजूद है वो? मिडिल यानी बीच में। कैसे? एज कुछ ऐसे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, और बीच में डबल बॉन्ड है, तो द सिस्टम इज कॉल्ड प्रोटॉन। क्या बोलते हैं इसे? प्रोटॉन बोलते हैं। दिस सिस्टम इज सेड टू बी प्रोटॉन सिस्टम, दिस सिस्टम इज सेड टू बी एक्राइल सिस्टम। अब जैसे आपने यहां बनाया, ऐसे कुछ प्रोटॉन के भी बना के दिखा देता हूं। आइए मैं ऊपर बना देता हूं। देखिए, जैसे उसने कहा CH3 CH बीच में डबल बॉन्ड और COO। चेक करिए भाई, क्या 4 कार्बन है? बिल्कुल है। क्या बीच में डबल बॉन्ड है? तो सिस्टम का नाम गलती से बोला था क्रोटोन। आइए थोड़ी स्पेलिंग में सुधार कर दूं, मेरी आदत है H लिखने की, सही कर देता हूं। एक्चुअली इसकी स्पेलिंग जो होती है सही, वो होती है, एक बार किसी ने टोका भी था, द सिस्टम इज कॉल्ड क्रोटोन। ये चलिए सही कर देता हूं ऊपर भी। आप लोगों को लगता है कि स्पेलिंग सही नहीं है तो मजा नहीं आता आपको शायद, लीजिए, हालांकि स्पेलिंग का कोई खास रोल था नहीं। क्या नाम है इसका? क्रोटोनिक एसिड। क्या नाम बेटा? क्रोटोनिक एसिड। यहीं पे CHO लगा दो, क्रोटोनेल्डिहाइड बना के दिखाऊं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड। फिर मैंने H लिख दिया है, प्रोटोन एल्डिहाइड। क्या बात समझ में? व्हाट इज क्रोटोन, व्हाट इज एक्राइल? इट इज अ सिस्टम, एक नेमिंग सिस्टम है। एक्राइल, क्रोटोन, जो एसिड से स्टार्ट हुआ। शुरू करें थोड़ा सा आगे बढ़ के, लीजिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। अब बात करते हैं दूसरे एसिड्स की, जिन्हें बोला जाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बड़ा सिंपल सा है, शॉर्ट में DCA बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, DCA। सिंपल सी बात, जिसमें कितने COH ग्रुप हो? 2 COOH ग्रुप्स, उन्हें बोलते हैं। एक जनरल फॉर्मूला दिया जाता है ऐसे करके, CH2 का होल N, पहला COH और दूसरा COH, जहां N की वैल्यू 0, 1, 2, 3 जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। खास बात, पहला COH दूसरा COH ये हमेशा होने चाहिए कहां पर? एट द टर्मिनल्स, यानी पहले और लास्ट पोजीशन पर। ये हमेशा होने चाहिए एंड पर, टर्मिनल्स पर हमेशा, यानी लास्ट पोजीशंस पर होने चाहिए। एक पहली पोजीशन लेफ्ट की राइट, एक राइट की, मतलब एक लेफ्ट की लास्ट, एक राइट की लास्ट। क्लियर है? हमेशा कहां होने चाहिए? टर्मिनल्स पे।
n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 0, 1, 2 एंड सो कुछ भी। आइए लेके देखते हैं। कहते हैं जब हम n की वैल्यू लेते हैं तो हमें एसिड्स मिलते हैं। उन एसिड में सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा नंबर ऑफ कार्बन। बताइए, यदि n बराबर 0 लिया तो 2 कार्बन बचे आपके पास COH वाले। n बराबर 1 लोगे तो 3 कार्बन, 2 लोगे 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, बोर्ड खत्म हो गया। अब ये तो आप पे कार्बन्स आ गए। अब जरा इनके नाम पर ध्यान दे दीजिए भाई, मैं थोड़ा सा नाम पे ध्यान दिलाना चाहूंगा। ऐसे याद रखना है 2 कार्बन्स का नाम ऐसे, इट इज ओम्स गैप। नजर आ रहा है क्या बोलते हैं इसे? ओम्स गैप। क्लियर है? अब इनके पूरे नाम करना चाहता हूं तो मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया है ओम्स गैप। अब नाम है क्या? यदि 2 कार्बन है तो नाम है O फॉर ऑक्सैलिक एसिड, M फॉर मेलोनिक एसिड, S फॉर सक्सीनिक एसिड, G फॉर ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, A फॉर एडिपिक एसिड। बस यहीं तक हमारे कोर्स में है। पिमेलिक एसिड हमारे कोर्स में नहीं है पर नाम है पिमेलिक एसिड। अब कहते हैं सर इनके फॉर्मूले भी बता दीजिए क्या होते हैं। तो इनके फॉर्मूले बनाना चाहता हूं। देखिए फॉर्मूले बनाना तो बड़ा आसान काम है। कैसे बनाएंगे? बस यहां पर वैल्यू देनी, ये जो जनरल फॉर्मूला है। मैं जरा इस जनरल फॉर्मूले को हटा देता हूं। लीजिए टर्मिनल्स पर लगाने होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। देखिए ऑक्सैलिक एसिड, पहला COH और दूसरे एंड पे दूसरा COH। लीजिए बन गया ऑक्सैलिक एसिड। पाया जाता है किसमें? प्याज में। उसका जो झिल्लियां होती हैं, रस होता है प्याज का, उसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटोज के सीड में, बीजों में ऑक्सैलिक एसिड। ये वही ऑक्सैलिक एसिड है जो एक अच्छा इंक स्टेन रिमूवर होता है। वो वोटिंग होती है, इंक लगाते हैं नेल्स में तो थोड़ा सा ऑक्सैलिक एसिड लीजिए साफ हो जाती है, इंक के स्टेन को गायब कर देता है ये ऑक्सैलिक एसिड। इसी से किडनी स्टोन भी बनते हैं। यदि आप टोमेटोज ज्यादा खाते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सैलिक एसिड ज्यादा है और कैल्शियम कंटेंट या मैग्नीशियम कंटेंट ज्यादा हो जाए तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्सलेट होते हैं उन्हीं को बोला जाता है क्या? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के ऑक्सलेट को बोला जाता है क्या? किडनी स्टोन्स। तो ये किडनी स्टोन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मेलोनिक बनाना है तो मेलोनिक में बस CH2 में N की वैल्यू 1 रख दो तो एक COH ये रहा, एक COH ये रहा। क्या बन गया? मेलोनिक एसिड। अब मेलोनिक के बाद मान लीजिए आप कोई और एसिड बनाना चाहते हैं। किसे बनाना है? सक्सीनिक को, तो 2 रख दो तो CH2 का होल ट्वाइस, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ होल ट्वाइस को 2 बार। एक एंड ये रहा COOH, एक एंड ये रहा CO। उम्मीद है आप सारे ऐसे ही बना लेंगे। मान लीजिए उसने आपसे कहा, देखिए ये इसका फॉर्मूला है। मान लीजिए उसने आपसे कहा एडिपिक बनाइए तो 6 कार्बन से, तो N बराबर कितना रखा? 4। तो 4 बार CH2 लिख दो, एक CH2, 2 CH2, इधर COH, तीसरा CH2, चौथा CH2 और इधर COH। कौन बन गया? एडिपिक एसिड। तो ये फॉर्मूले हैं किसके? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर है? मैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाऊं, एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। शायद कभी नाम सुना हो या आपने कि ये कौन होते हैं? होमोलोगस या होमोलोगस सीरीज। कहते जब एक ही टाइप के कंपाउंड्स लिख दिए जाएं, होमो मतलब सेम। अब व्हाट इज लोगस? लोगस का मतलब क्या होता है तो मैं आपको सिखाना चाहूंगा व्हाट इज लोगस। आइए सुनिएगा। कहते हैं यदि आप होमोलोगस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपके कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो नहीं बदलना चाहिए, सेम फंक्शन। दूसरे नंबर पर आइए, इसका फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ यदि मैं Fg को GF लिख दूं तो ये भी सेम होना चाहिए। GF का मतलब समझ ही गए होंगे, जनरल फार्मूला, यानी फंक्शनल ग्रुप भी सेम और जनरल फार्मूला भी सेम। अब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो सेम ही होंगी इनकी प्रॉपर्टीज। कौन सी? केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सवाल है सर सब कुछ सेम है तो इसमें डिफरेंट क्या है? हाँ डिफरेंट भी है कुछ ना कुछ। अब जरा बात कर लेते हैं डिफरेंट।
इसकी बात कर लेते हैं डिफरेंट। तो इनमें डिफरेंट होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यदि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट ही होगा मॉलिक्यूलर वेट, और डिफरेंट होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल सेम होती हैं, डिफरेंट हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। लीजिए, कहते हैं जो होमोलोगस होते हैं, कौन? होमोलोगस, ये डिफर्स करते हैं एक दूसरे से, डिफर्स बाय CH2, कितने? 1 और मोर। जैसे उसने बोला, बताइए, CH3 CH2 CH और CH3 CH2 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 CH, क्या ये होमोलोगस हैं? बिल्कुल होमोलोगस है। देखिए, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक। इसमें एक CH2 है, इसमें 1 2 3, यानी इसमें 2 CH2 एक्स्ट्रा हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? होमोलोगस। अब पूछा जाए कि ये इसका नेक्स्ट होमोलोगस है? नहीं, नेक्स्ट नहीं, इसका नेक्स्ट होगा तो एक CH2 आएगा, 2 CH2 आएंगे सेकेंड नेक्स्ट, 3 CH2 आएंगे थर्ड नेक्स्ट, लेकिन हाँ होंगे होमोलोगस। कुछ लोग कहते हैं कि एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। नहीं बेटा, एक CH2 का डिफरेंस नेक्स्ट होमोलोगस में होना चाहिए। यदि वो होमोलोगस हैं तो कितने भी CH2 डिफर हों, बस सेम उनके फंक्शनल ग्रुप रहने चाहिए। क्लियर है? आइए और एग्जांपल से समझ लेता हूं एक, जैसे इसे हटाता हूं। चलिए, जैसे उसने कहा कि बताइए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3 C डबल बॉन्ड O H, क्या ये होमोलोगस है? CH2 इसमें जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा, पर ये होमोलोगस नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये है कीटोन का और ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड और कीटोन्स कभी भी एक दूसरे के होमोलोगस नहीं होते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बदल गया है, इसलिए होमोलोगस नहीं। लेकिन हाँ, यदि मैं इसी की जगह CH3 CH2 CHO बनाता, अब पूछता ये होमोलोगस है, तो हाँ ये होमोलोगस है, क्योंकि दोनों का फंक्शन ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। तो होमोलोगस में ये बहुत जरूरी है बेटा कि फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। तो ये होते हैं होमोलोगस। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिन्हें आप हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स यानी एल्किल हैलाइड्स कहते हैं। एल्किल हैलाइड के बाद मैं आपको एक कंपाउंड से और मिलाऊंगा, जिन्हें हम एमीन्स कहते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन को फेल करते हैं और इसको नहीं मानते। बट नॉट टुडे, पर आज नहीं, अगले लेक्चर। आज हम केवल यहां तक रखेंगे, बस एक लेक्चर आपका और है, एल्किल हैलाइड पढ़ाऊंगा, एमीन्स पढ़ाऊंगा और कुछ और कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और आपका क्लासिफिकेशन या जनरल इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक का खत्म। इसके बाद आ जाएगी IUPAC नेमिंग। आप कहेंगे तो आई विल कंटिन्यू IUPAC, या मैं इसे बदल के थोड़ा सा आ जाऊंगा इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल पर अगली क्लास के बाद। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।